हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, मैं आज केमिस्ट्री मैट्रिक परीक्षा 2015 के पूछे गए प्रश्न, द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, मुझे इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके अगर आप जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सके और हमें भी इनक्रेज हो, ताकि मैं भी और भी उत्साह के साथ मेहनत करूं। और इस वीडियो में जो बेल आइकन है उन्हें भी आप दबा देंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट होता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में होती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के अंतर्गत दो क्रिया होती है, एक अपचय कैटाबोलिज्म और दूसरा उपचय। अपचय क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है जबकि उपचय क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी जो ऊर्जा बनती है उनसे हमारे शरीर में जो है जीव द्रव, प्रोटीन, वसा, एमिनो अम्ल आदि जो है बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोहा के परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है। तो लोहा का परीक्षण में सोडियम का रंग बैंगनी होता है। दोस्तों, जैसे कोई फल हो या फिर सब्जी हो, उनमें अगर लोहा का परीक्षण करना होता हो तो वहाँ पर सोडियम के द्वारा लोहा का परीक्षण किया जाता है, तो वहाँ पर जो है अगर जिसमें लोहा पाया जाता है तो वो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। जैसे आप चुकंदर में आयरन की मात्रा जो अधिक होती है, गाजर में भी होती है, तो उसमें जो है जब चेक किया जाता है तो वहाँ पर वो सोडियम का रंग बैंगनी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कटा हुआ है आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो गलती से वहाँ पे कुछ और थोड़ा लिखा चला गया था, इसी वजह से उसमें काटा गया है। और अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एक अधातु का नाम बताएं। तो कमरे के ताप पर जो है ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का जो मुख्य अयस्क है, इसके अलावा जो है कोरेंडम और क्रायोलाइट भी जो अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है। तो CaOCl2 यौगिक का जो साधारण नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, एल्युमिनियम जो है वो जो विद्युत तथा ताप का बहुत अच्छा चालक होता है, तो विद्युत तथा ताप का अच्छा चालक होने के कारण वो बहुत तेज़ी से जो है गर्म हो जाता है और बहुत तेज़ी से वो ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए तो एल्युमिनियम जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। तो इसमें इसलिए ऐसा होता है कि एल्युमिनियम धातु के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते, यानी उसमें जंग नहीं लगता, और यह ताप का बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण दें। दोस्तों, समावयवता क्या होता है, जब जो है कोई जो है यौगिक जो है कोई दो यौगिक है ना, जिसका अणुसूत्र एक जैसा हो लेकिन उनका जो है जो भौतिक बनावट यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, यानी भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण यानी अभिक्रिया करने की गुण और उसकी बनावट वो अलग अलग हो, तो वैसे दोनों यौगिक को जो है समावयवी कहलाता है। और ऐसी घटना, ऐसा एक जैसा होने की घटना जो है समावयवता कहलाता है। तो इसको हम लिखे हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु उनका भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाता है। और ऐसी घटना यानी एक समान होने की घटना समावयवता कहलाता है। जैसे अणुसूत्र C2H6O
तो इसमें जो है यहाँ पर एथिल एल्कोहल और दूसरा जो है डाईमेथिल ईथर होता है। तो इन दोनों का अणुसूत्र यही है C2H6O, जबकि दोनों का केमिकल रिएक्शन देखिए अलग अलग है और इनका जो बनावट जो होता है, भौतिक बनावट, इसका गुण जो है वो अलग अलग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताएं। तो दोस्तों साबुन बनाना थोड़ा सा आसान भी है, अगर कोई चाहे तो आसानी से साबुन बना सकता है। क्योंकि साबुन बनाने में क्या होता है, वनस्पति तेल यानी जिसको हम लोग सरसों तेल बोलते हैं, है ना, जो हम लोग अपना खाने में यूज़ करते हैं, तो वनस्पति तेल में जो है 20% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिसको बोलते हैं NaOH, अगर जो है सरसों तेल में 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले करके उसको गर्म किया जाए 10 से 15 मिनट तक, वो धीरे धीरे जो है वो तेल जो है उसके बाद जो है अभिक्रिया होकर के वो एक जो है जमाव जैसा थोड़ा कठोर टाइप का बनते जाएगा, जैसे आपका जो टिंडल होता है ना, कोलाइड होता है, उस तरह कोलाइड टाइप का बन जाएगा। फिर उसको ठंडा करने पर वो जम जाता है और जमने के बाद जो है वो उसे साबुन का आकार दिया जा सकता है। तो इसमें सरसों तेल के अलावे आप जो है और सब भी साबुन बनाने के लिए फैट का उपयोग किया जाता है, यानी चर्बी का उपयोग भी किया जाता है। और अब यहाँ पर हम लोग अंतर जानते हैं कि सबसे पहले ये बात जानते हैं कि साबुन जो है वो काम कैसे करता है, कैसे कपड़ा को वो धोता है, और जब अगर वो कठोर जल में अगर वो उसका अगर जो है किया जाए, कठोर जल के साथ अगर कपड़ा धोया जाए तो क्यों नहीं करता। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि यहाँ अपमार्जक के साथ इसका जो है अंतर बताया जा रहा है, तो पहले अपमार्जक के साथ अंतर को हम समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि साबुन के साथ हम लोग तो आसानी से कपड़ा धो लेते हैं, लेकिन जो कठोर जल होता है, कठोर जल में जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का जो है विलेय सल्फेट जो है क्लोराइड और जो बाइकार्बोनेट का लवण उपस्थित होता है कठोर जल में। और जब साबुन का वसा उस अम्ल का जो है ना, वसा अम्ल सोडियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करता है, कौन, साबुन की वसा जो कैल्शियम मैग्नीशियम या सोडियम के लवणों के साथ जब अभिक्रिया करती है, तो वो वसा अम्ल जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का अविलेय लवण बन जाता है, यानी वो कुछ कोलाइड टाइप का बन जाता है। तो जो कि कपड़ों के जो है छिद्र में वो जाके चिपक जाता है, और छिद्र में चिपक जाने से जो है कपड़ा का जो मैल है वो बाहर नहीं निकलता, यानी कपड़ा ठीक से साफ नहीं होता, और वो छिद्र में जो है वो अविलेय होने की वजह से झाग भी उत्पन्न नहीं कर पाता है साबुन। जबकि वहीं पर जो अपमार्जक जो होता है वो उच्च एल्कोहल का हाइड्रोजन जो है सल्फेट से उत्पन्न होता है। तो उच्च जो है अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से उत्पन्न होने के कारण वो सोडियम लवण होता है, जो जल्दी से जो वो पानी में जो वो घुल जाता है, और घुलने के बाद जो उसमें कोई अविलेय जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनता, और ये बहुत ज़्यादा झाग भी उत्पन्न करता है, और जिससे वो आसानी से कपड़ा जो है धो देता है। तो सर्फ जो हम लोग यूज़ करते हैं, सर्फ में जो 30 से 35% तक यही जो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावे जो है सर्फ में जो है जो सोडियम परबोरेट का भी जो है उपयोग किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, ताकि कपड़ों में जो है सफ़ेदी वाली जो चमक आ सके। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस साबुन और अपमार्जक के अंतर को समझाते हैं कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है मूलभूत। ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करते हुए, साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जो कि हम पहले बता चुके हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है ना, अपमार्जक घुल जाता है और ये अविलेय पदार्थ बना देता है साबुन जो है कठोर जल में। और दूसरा है कि साबुन जैव अवघटित हो जाता है, जबकि अपमार्जक जो है कुछ अपमार्जक जैव अवघटित नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण भी फैलाता है। ये जो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्रदूषण के रूप में बन जाता है कुछ अब जो। दूसरा है, तीसरा जो है अगला है कि साबुन जो है उच्च वसीय अम्ल जैसा ऑयलिक अम्ल, यानी जिसको ऑयल बोलते हैं तेल है ना, ऑयलिक अम्ल और पामीटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है, जबकि
हमारा जो अपमार्जक जो है यह दीर्घ श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्कोहलिक हाइड्रोजन सल्फेट व सोडियम का लवण है। साबुन वसीय अम्लों का सोडियम लवण है, जबकि यह अपमार्जक जो है सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को बताएं। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने को जो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। वही ब्लीचिंग पाउडर जो कि अगर जो है पानी उनी के जहाँ जमा रहने की वजह से कीटाणु होता है जो कि बीमारी फैला सकता है, उनको मारने के लिए जो सफ़ेद रंग का जो चूना के रूप में जो छिड़का जाता है वही ब्लीचिंग पाउडर है ना। और इसका उपयोग जो है कभी कभी जो है कपड़ों की सफाई में भी किया जाता है, जिसको कि आला जैसे जो द्रव होता है लिक्विड, अगर कपड़ा में अगर कोई दाग लग जाए सब्जी का या पान का ये सब का जो दाग लग जाता है तो उस दाग को भी छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग के पाउडर का उपयोग करके ही वो लिक्विड बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की जो है बनावट जो वो कैसी होती है, बनाने की विधि उपयोगिता। तो शुष्क बूझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से है ना विरंजक चूर्ण बनता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये जो है क्या हुआ है कि इसको जो ये शुष्क बुझा हुआ चूना है जिसमें जो क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है गर्म करने के बाद, तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण बनता है और पानी अलग हो जाता है। अब इसका उपयोग जैसे कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में जो है छिड़काव किया जाता है। कागज, कपड़ा और रुई आदि के रंग निकालने में विरंजक चूर्ण का उपयोग, यानी उसमें अगर कोई दाग लग जाए उस दाग को निकाल के जो है वो सफ़ेद कर देता है। उसके बाद क्लोरीन जो कि है ना द्रव है और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इथेनोइक अम्ल का निम्नलिखित के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखें। तो यहाँ सिर्फ जो है सूत्र लिखने के लिए कह रहा है इथेनोइक अम्ल का जो है सूत्र। तो यहाँ पे सोडियम के साथ जो है उसकी अभिक्रिया जो किया गया है इथेनोइक अम्ल, तो उसी का सूत्र लिखा गया है कि इथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट, वही सोडियम एसीटेट जिसको जो मीथेन बनाने में भी, मीथेन गैस बनाने में भी उपयोग किया जाता है, सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। तो देखिए इथेनोइक अम्ल को जो है सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाया जाता है और हाइड्रोजन बना। दूसरा है कि जो है इथेनोइक अम्ल को जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर देखिए इथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है अगर इसका अभिक्रिया किया जाए तो अभिक्रिया के पश्चात ये सोडियम एसीटेट तथा जल बनाती है। यहाँ पर भी ये सोडियम एसीटेट और जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। तो इस तरह से यहाँ पर इथेनोइक अम्ल है और सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उसके सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उसके तीसरा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका जो अभिक्रिया, तो सोडियम इथेनोइक अम्ल जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट, यहाँ भी ये सोडियम एसीटेट बनाता है तथा जल बनाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मुक्त करती है जैसे ऊपर वाले समीकरण में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का अथवा में दिया गया है कि लोहा का एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें और इस अयस्क का तो इस अयस्क का जो है निष्कर्षण कैसे होता है दोस्तों, यानी अयस्क इस अयस्क का निष्कर्ष करके जो लोहा बनाया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोहा का एक प्रमुख अयस्क जो हेमाटाइट है, यानी जिसको फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। तो अब जो है इसका जो है सांद्रण यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख अयस्क का नाम और जो उसका सूत्र लिखें और इसका अयस्क के साथ सांद्रण है, यानी इसका यहाँ पर जो थोड़ा छूट रहा है क्वेश्चन कि इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। यहाँ पे सांद्रण होगा दोस्तों, इसका सांद्रण कैसे होता है
तो अब यहाँ पे सांद्रण हम लिखेंगे। तो लोहा का प्रमुख अयस्क जो हेमाटाइट है फेरस है। अब इसके सांद्रण के लिए अयस्क को जल में घोल दिया जाता है। किसको? ये नहीं, फेरस ऑक्साइड को। इसको जल में घोल दिया जाता है और उसकी अशुद्धि जैसे बालू मिट्टी को दूर कर लेता है। जल में घोलने के बाद बालू मिट्टी जो उसके साथ जो वो घुल जाता है ना, विलय हो जाता है और उसे आसानी से छान करके निकाल लिया जाता है। फिर जो है इसमें दो क्रिया किया जाता है। क्या क्रिया किया जाता है? जो कि पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। पहला क्रिया है निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। ये जो कैल्सिनेशन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? जब किसी धातु को उसके गलनांक से कम ताप तक में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है गर्म किया जाता है, तो वही निस्तापन कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि कैसे निस्तापन किया गया है। तो निस्तापन इस क्रिया में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसकी आर्द्रता को दूर किया जाता है और उसमें उपस्थित कार्बोनेट को जो है कार्बोनेट को ऑक्साइड में विघटित कर लिया जाता है। ठीक है। सेम दूसरा है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्रिया होता है क्या कि जारन, जिसको जो भर्जन भी कहा जाता है यानी रोस्टिंग। अब जो है इस जारन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि इस क्रिया में अयस्क को उसके द्रव्यमान यानी जितना में वो गल जाए उस द्रव्यमान से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, निस्तापन था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यहाँ पर वही क्रिया होती है, सिर्फ वहाँ पर जो निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करके उसके वाष्पशील अशुद्धियों को जैसे फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक आदि को ऑक्साइड से दूर कर दिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर जो है इसका सांद्रण करके इस तरह से निकाला जाता है दोस्तों। चूँकि यहाँ पे सिर्फ सांद्रण पूछा गया था, हम लोगों ने सांद्रण बता दिया। उसके बाद आगे वाली भी क्रिया हम लोग निस्तापन और जारन बताया। और इससे आगे भी अगर किया जाए, अगर पूर्ण, क्योंकि यहाँ पे सांद्रण ही क्वेश्चन कहा गया है, अगर कहे कि पूर्ण निष्कर्षण अगर कह दिए तो निष्कर्षण में ये सारा तो जोड़ना ही है कि पहले सांद्रण किया जाता है, उसके बाद जो है निस्तापन किया जाता है, उसके बाद जो है जारन किया जाता है, उसके बाद लास्ट प्रक्रिया दोस्तों आप विद्युत अपघटन भी आप इसमें दे सकते हैं, है ना। विद्युत अपघटन, उसके चुंबकीय विधि के द्वारा भी लोहा आसानी से जो है अलग किया जा सकता है लोहा की अशुद्धि को। तो इस तरह से आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठाए होंगे और मैं जो है आप लोगों से है ना विनती करता हूँ आप और भी बेहतर ढंग से इसे लिखने का प्रयास करें ताकि और भी आपका जो है तैयारी मजबूत हो। और उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परीक्षा जो है पूर्णतः सफल हो और आप इसमें जो है 100% यानी 100% मार्क्स ले करके आए। इसी दुआ के साथ मैं जो है आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों हमारे इस चैनल को जो है आप जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आपको इसमें से कोई भी त्रुटि लग रहा हो या कोई परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।